ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा की, ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार की बात, बिहार में नैरेटिव मास्टर की बात, प्रशांत किशोर की बात। बिहार वैसे ही प्रयोग स्थली रहा है, लेकिन बिहार में लगता है ये प्रयोग तकरीबन 10-12 साल के बाद हो रहा है कि वहाँ बदलाव की लहर चल रही है। 10 साल पहले तकरीबन 2013 में दिल्ली में लहर चल चुकी है, लेकिन दिल्ली में ये लहर अस्थायी नहीं रह पाई। इसके पीछे जो भी वजह रही हो उसका जवाब हो सकता है, मुमकिन है कि बिहार में मिल जाए, क्योंकि ये पूरा प्लान अंदाज में, एक बड़े अच्छे नैरेटिव के अंदाज में, एक बड़े अच्छे सपोर्ट सिस्टम के अंदाज में प्रशांत किशोर वहाँ प्रवाह कर रहे हैं, वहाँ बहा रहे हैं जो नदियाँ बहा रहे हैं। आप नैरेटिव मास्टर की बात जब मैंने कही, किस ढंग के नैरेटिव मास्टर है, इसका अंदाज़ बिहार के लोगों को बखूबी लग रहा है। हेडलाइन कैसे क्रिएट होता है, कैसे चुनिंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है ताकि सब कुछ कवर अप हो जाए। अगर सीखना हो तो प्रशांत किशोर इस मामले में हाल के दिनों में पारंगत हुए लगते हैं। लगता है कि उनको रणनीतिकार का चोला बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, राजनीति में आ जाना चाहिए था। जो काम उन्होंने 2023 में जाके किया, विचार पैदा किया कि जन स्वराज लाए, वो हो सकता था उनके अंदर जो कीड़ा दिख रहा है, लगातार दिख रहा है, ये काम बहुत पहले कर सकते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग राज्यों में बेड़ा में फंसे बेड़े को निकालने के लिए उन्होंने रणनीतिकार के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी का सहायता की। वो खुद के लिए वो काम कर सकते थे। अब बिहार की बात कर लें, थोड़ा बाहर की बात फिर कभी। बिहार की बात अगर करें, नैरेटिव की बात करें, तो नैरेटिव में सबसे माकूल नैरेटिव है बिहार में प्रशांत किशोर का भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी को ब्रांडिंग के तौर पर कि वो एक चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है, उसमें जाने वाले लोग अपने आप साफ हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन का एक जुमला दिया गया है कि वहाँ जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल के चले आइए, सब कुछ साफ हो जाता है। क्योंकि चाल चरित्र और चेहरा पार्टी विद डिफरेंस की बात जिस गोविंदाचार्य ने बिहार में तकरीबन 3 दशक पहले की थी और बेच दिया था भारतीय जनता पार्टी को कैलाशपति मिश्रा के साथ मिलकर के, ताराकांत झा के साथ मिलकर के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का आधार बनेगा, आरएसएस का एक आधार मिलेगा, उसके एक कैडरों का एक आधार मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ आरएसएस कैडर के हाथ से ये पूरा मामला, जो पॉलिटिकल अलायंस होता है, जो एक जातिगत समीकरण के हिसाब से पार्टियाँ अपना स्वरूप बदलती है, बिहार में लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा स्वरूप ही बदल लिया है। यही वजह है प्रशांत किशोर को वहाँ नैरेटिव गढ़ने में सहूलियत हो रही है। वो कह रहे हैं जितना हमलावर वो तेजस्वी यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव या आरजेडी के खिलाफ हमलावर होना सबके लिए आसान है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर वो कहते हैं कि वो नौवीं फेल है, तेजस्वी यादव का आके कहना पड़ता है नहीं मैं नौवीं पास हूँ, मैं अच्छा था पढ़ने में लेकिन क्रिकेट की वजह से छोड़ दिया। ये सफाई अगर उनके गढ़े नैरेटिव पे आके देना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष को, बिहार के नेता प्रतिपक्ष को, ये अपने आप में बड़ी बात है। उस नैरेटिव में, उस जुमले में आपने इस कदर फंसा लिया हर किसी को। अभी जैसे बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है पूरे देश में, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ स्वच्छता वाले लोग आते रहे हैं, चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी, लालकृष्ण आडवाणी की पार्टी, आप अगर उससे पहले जाएंगे तो केदारनाथ साहनी की पार्टी, ऐसे बड़े लोगों की पार्टी जिन्होंने हमेशा राजनीति में एक स्वच्छता स्टैंड लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी, वो बिहार में जाकर किस ढंग से धूमिल हो गई है, वहाँ उसका हिसाब किताब ले रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर सरेआम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके खिलाफ कि भैया ये तो फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज हड़पा है ये व्यक्ति। वो बार बार कह रहे हैं कि हत्या का आरोपी है। ये सब कहना उनके लिए इसलिए आसान हो रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल, वो बोरो करके आए हैं, आरजेडी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने काफ़ी समय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिताया है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव का मान मर्दन किया है, काफ़ी समय तक गुणगान किया है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जो राजनीति में जाति का समीकरण होता है, जैसा कि मैंने कहा बिहार में भारतीय जनता पार्टी उस समीकरण में फंसती इस कदर फंस गई है कि उसका वो चाल चरित्र चेहरा वाला या पार्टी डिफरेंस का नेचर नहीं बचा। अब सिर्फ दिलीप जायसवाल सीधे मुकाबिल हैं, एक से एक कर्रा सामना कर रहे हैं प्रशांत किशोर के उन नैरेटिवों का जिससे तिलमिला के रह जाए, पूरी पार्टी तिलमिला के रह गई। एक भी व्यक्ति दिलीप जायसवाल के पक्ष में निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके तथ्यात्मक तरीके से प्रशांत किशोर ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो खुद कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल तो मूर्छित हो गए हैं, तो वाकई मूर्छा की स्थिति में आ गए हैं। अब दूसरा नाम जो बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का,
वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सम्राट चौधरी, काफ़ी समय तक ट्रैवल किया भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में। लगभग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की पूरे कैरेक्टर को बदल दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रभुत्ता के साथ जब वो लड़ते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, और मुरेठा बांध रखा था, कई नैरेटिव वो गढ़ रहे थे, बड़े चले आ रहे थे। बाद में जब 2022 में जाकर के नीतीश कुमार के साथ फिर से मिलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, सीधा नुकसान उनको हुआ। उस नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नीतीश कुमार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाकर किया। अब यही सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के सीधे निशाने पर कह रहे हैं कि ये नाबालिग जब थे तभी मंत्री बना दिए गए थे बिहार में। ये तथ्य है, ये सही तथ्य है। उनका वो उम्र का मामला, जिस समय ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में एक पॉलिटिकल अलायंस के जरिए, उस समय इनकी उम्र उतनी नहीं थी जितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी, काफ़ी फर्जीवाड़ा था उनके सर्टिफिकेट को लेकर। ये सारी चीज़ों को उकेर के ला रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को, उस आइकॉन के खिलाफ जो एक जातिगत तौर पे पूरे तारापुर इलाके में, या आप कहें कि जो अंग का इलाका है, अंग प्रदेश का इलाका है, तारापुर का इलाका जब हम बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं भागलपुर के उस इलाके की, जहां काफ़ी प्रभुता है उनकी जाति का। उनके पिताजी शक्नी चौधरी काफ़ी साधन संपन्न है। सिर्फ वो अपनी सीट पे नहीं जीतते हैं, बल्कि ये इंश्योर करते हैं अपने जातिगत समीकरण के लिहाज से, अपने दबंग छवि के लिहाज से, आस पड़ोस के सीटों पर भी वो जिस पार्टी में, जिस पार्टी के पाले में हैं, उसके लोग वहाँ से जीते, वहाँ के विधायक बने। तो अब उनके पुत्र हैं राकेश कुमार नाम है इनका वैसे, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम से बाद में मशहूर हुए, अपना नाम बदला। ये सारी चीज़ों को निकाल कर प्रशांत किशोर निकाल के ला रहे हैं और पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, हमरावर हैं। सम्राट चौधरी इस कदर प्रशांत किशोर की इस एग्रेशन से घबराए हुए कहते हैं ये तो मेरे भाई हैं। प्रशांत किशोर कहता है कि भाई भतीजावाद नहीं चलता है। ये भी एक नए नैरेटिव का अंदाज है, राजनीति में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, होंगे मेरे भाई। भाई जब कहते हैं प्रशांत किशोर उन्हें, तो फिर उसी जाति के लोगों को अपने में समेटने की कोशिश करते हैं, जिसके बीच में, जिससे उभर के आए हैं सम्राट चौधरी, जिसको मुनिंद मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस जाति के लोग सम्राट चौधरी के उनके यहाँ होने की वजह से उनके साथ होंगे। तो ये बड़ी बात है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमलावर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तीसरे आइकॉन, जो बड़े आइकॉन हैं, प्रशांत किशोर जिस क्षेत्र से आते हैं, बक्सर के इलाके से, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन के तौर पर रहे हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे को सीधा निशाने पर लिया है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। किसी मंत्री को बड़ा आसान है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई कागजों को निकाल लेना। ठीक उसी अंदाज जैसा आरजेडी के 15 साल के शासन में नीतीश कुमार ने इतने कागजें निकाल ली थी रविशंकर प्रसाद के साथ मिल करके, सुशील मोदी के साथ मिलकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ या राबड़ी लालू सरकार के खिलाफ, कि पब्लिक डोमेन में उनको जवाब देना उनके लिए आसान नहीं रह रहा था। ठीक यही सूरत हाल है 20 साल से बिहार में। जो एनडीए की सरकार है, लालू प्रसाद के खिलाफ की सरकार है, वो 20 साल तक ट्रैवल की है, तो बहुत सारे ऐसे मामले होंगे, बहुत सारे लोचे होंगे जिसमें भ्रष्टाचार का मामला निकल आएगा। ये अलग बात है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए ब्रांड बने हुए, उनके खिलाफ पर्सनल भ्रष्टाचार का कोई मामला निकल के नहीं आ रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी का आइकॉन के तौर पर शामिल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ। तो बार बार नैरेटिव गढ़ने वाले प्रशांत किशोर कहते हैं अमंगल तो होना ही है भारतीय जनता पार्टी का, ये अमंगल होगा मंगल पांडे के जरिए। वो बार बार लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे के भ्रष्टाचार खिलाफ, यत्र तत्र कहीं से कुछ ला रहे हैं, कागज पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं। सबसे मज़ेदार तब होता है, इसका जवाब निकलना चाहिए था इस नैरेटिव का। ये जवाब निकला था नैरेटिव का कभी अरुण जेटली के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था। अरुण जेटली लेके चले गए थे, बड़े अच्छे विधिवेत्ता थे, न्यायवेत्ता थे, उन्होंने पब्लिक हाई कोर्ट में केस कर दिया और ये मजबूर किया अरविंद केजरीवाल को कि वो जो यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, पत्थर मार के भाग जाने का इस्तेमाल करते हैं वाली पॉलिटिक्स, उनकी राह ही बदल गई। उनको भरेआम सरेआम पब्लिक के बीच में, अदालत के बीच में जाके कहना पड़ा कि वो माफ़ी मांगते हैं अरुण जेटली के खिलाफ लगाएगा आरोपों के खिलाफ। तो ये सूरत हाल भारतीय जनता पार्टी के मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल या सम्राट चौधरी इस मुतल्लिक किसी विधिवेत्ता सलाह नहीं ले पा रहे हैं और स्वच्छंद छोड़ रखा है प्रशांत किशोर को। वो जिसको चाह रहे हैं अपने लपेटे में ले रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर बता रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं चाल चरित्र चेहरा वाले, पार्टी विद डिफरेंस वाले भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच में। और ये लोगों के बीच में इनफैक्ट जो 15% बिहार की आबादी है, सवर्णों की आबादी है, उसके बीच से बिलोंग करते हैं प्रशांत किशोर। जो बुद्धिजीवियों की पार्टी है उसके बीच से बिलोंग करते हैं प्रशांत किशोर। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ ढीला किए बिना प्रशांत किशोर का वोट बेस तैयार नहीं हो सकता, उनको पता है। इसलिए यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी डिसीजन से एग्रेसिव है। हालांकि वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ ही अपनी इस एग्रेशन की शुरुआत की थी। अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय जनता दल को अपने इस लपेटे में कम ले रहे हैं। लालू जी
के बारे में जो संबोधन कर रहे हैं, उनके वोट बैंक को देखते हुए बड़े आदर के साथ संबोधन कर रहे हैं। लेकिन ये आदर फिर उनके अंदर नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में बार बार अटैक कर रहे हैं। वो मानते हैं कि नीतीश ब्रांड के कमज़ोर हुए बिना उनके पास जो आरसीपी सिंह चले आए हैं उनको मदद नहीं मिल सकती। नीतीश कुमार के प्रभाव वाले कॉन्स्टिट्यूंसी में वो चाहते हैं जन स्वराज उनका अच्छा कर पाए। इसके लिए ज़रूरी है नीतीश कुमार के ब्रांड को ढीला करें। इसके लिए वो कहते हैं सार्वजनिक मंच से कि नीतीश कुमार बिल्कुल बीमार हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, भरे मन से वो प्रधानमंत्री तक का नाम भूल जाते हैं। नाम लेना जो मुख्यमंत्री भूल जाए उसको कब तक ढोएंगे। तो ये सारी नैरेटिव जो गढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के लोग अगर जातिगत आधार पर तुम जुड़े पड़े हो उनसे, तो आप जन स्वराज के पास एक विकल्प आ गया आरसीपी सिंह, जो काफ़ी समय तक नीतीश कुमार के निजी सचिव थे, नीतीश कुमार के आँख नाक कान सब कुछ थे, उनके प्रशासन के थे, पूर्व IAS अधिकारी हैं, जिनको पसंद किया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी ईमानदारी की वजह से उन्हें आपने शामिल रखा था। बाद में मामला जब बिगड़ा JDU से, तो JDU के साथ जाने का फैसला नहीं किया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल, तब क्या आरसीपी सिंह। इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में जब JDU जुड़ी, नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तो उनकी छुट्टी हो गई इस करंट की वजह से। लेकिन उनके इलाके में आरसीपी सिंह को प्रभाव दिलाने के लिए, उनकी प्रभुत्ता शामिल करने के लिए प्रशांत किशोर को लग रहा है बड़े टैक्टिकली, जैसा कहा, पूरी तैयारी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। बिहार के अंदर ये प्रयोग जो कर रहे हैं, बदलाव का प्रयोग कर रहे हैं, वो बड़ा अद्भुत है। आप अगर गहनता से उसका अध्ययन करेंगे तो उनके कुछ किसी भी बात का, कुछ भी कहे का बड़ा दूरगामी असर है। जैसे वो कहते हैं कि भैया इस बार वोट देते समय आप नीतीश, लालू और मोदी का चेहरा देखने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य का चेहरा देखिएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ वो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर अटैक करते हुए कहते हैं कि सबसे आदर्श माता पिता हैं वो। उन्होंने तय किया कि उनका बच्चे का भविष्य कैसे होगा। 9 बच्चे थे उनके जीवन में, और 9 बच्चे अपने हिसाब से पले फूले और पल्लवित हुए। आज उप मुख्यमंत्री है, एक बड़ा नेता है, सब अपने अपने सांसद हैं, सब कुछ है। इसी अंदाज में बाकियों को भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये नैरेटिव का अंदाज है प्रशांत किशोर का। यही नैरेटिव का अंदाज उन्होंने कभी गुजरात में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो सक्सेसफुल रहे वहाँ। इसके अलावा यही नैरेटिव उन्होंने कभी अमेठी जाकर राहुल गांधी को दिया था, कांग्रेस पार्टी को दिया था। यही नैरेटिव उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया था। यही नैरेटिव उन्होंने पंजाब में जाकर दिया था। कहते हैं कि जो प्रयोग अभी बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये प्रयोग उन्होंने बड़े शानदार तरीके से 2019 में आंध्र प्रदेश में किया था। जगन मोहन रेड्डी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लदे पड़े थे, डूबे पड़े थे, और अक्षुण्ण रूप से राज कर रहे थे वहाँ चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को लिया, उनके कास्ट कॉम्बिनेशन को लिया, उसे उकेरा। उनका जो IPAC संगठन है, इस कदर उकेरा कि जब रिजल्ट आए 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के, तो केवल जगन मोहन रेड्डी ही रेड्डी दिखे। इतने पूर्ण बहुमत से जीत के आया। कहते हैं जातिगत राजनीतिक समीकरण का अगर भारत में किसी शानदार प्रयोग किया गया तो वो जगन मोहन रेड्डी का किया गया। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में वो हाल नहीं था जगन मोहन रेड्डी के सक्सेस होने से पहले तक जातिगत समीकरण का। वो उन्होंने बिहार में जातिगत समीकरण है, उसे पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में जाकर उकेर दिया, उसे सफलता दिला दी, और चारों खाने चित्त हो गए थे। तभी गिर गए थे चंद्रबाबू नायडू। बड़ी मुश्किल से बाद में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी की मदद से। आपको बता दें, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई चंद्रबाबू नायडू के गिरने में। यही हाल बिहार में है, जो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है। क्या नीतीश कुमार गिरेंगे प्रशांत किशोर के इस अटैक से, और साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी भी गिर जाएगी, जो पीछे 20 साल से इंतजार कर रही है नीतीश कुमार थोड़ा सा राह दें तो वो अपनी सरकार बनाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थकों की सरकार बनाए, अपने प्रभाव वाली सरकार बनाए, जैसे वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कर लिया है, पड़ोस के जिस ढंग से उन्होंने उड़ीसा में कर लिया, छत्तीसगढ़ में कर लिया, राजस्थान में कर लिया, मध्य प्रदेश में कर लिया। एक बैसाखी के तरीके से चलते आए हैं और अपनी सरकार बना गए हैं। ऐसा काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनकर्ताओं का अरमान कि एक बार उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। लेकिन लगता है ये मामला फलीभूत होने वाला नहीं है। ठीक इसी अंदाज से जैसा कि टेक लिया था पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के समय में, ममता बनर्जी के समर्थन में थे या रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, और उन्होंने सरेआम कहा था कि डबल डिजिट में पार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। वहाँ सीधे मुकाबिल थी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, और TMC जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ वहाँ चुनाव लड़ रही थी। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटें लाया, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले प्रशांत किशोर एक मुकम्मल रणनीतिकार के तौर पर पश्चिम बंगाल में ठोक के कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट पार नहीं कर पाएगी। तो ऐसा ही हुआ वहाँ। तो आप भारतीय जनता पार्टी के उस रग को जानते हैं, उस पॉलिसी को जानते हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं। इस बार किसी और के लिए नहीं, इस बार अपने लिए कर रहे हैं। बड़ी बात है।
आपको बता दें, बिहार में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है वो 122 विधायकों का है। 243 सीटों में 122 सीटें जिसके पास होंगी, विधायकों का समर्थन जिसके पास होगा वही सरकार बनाएगा। ये बड़ा, इस लिहाज से अगर जो भारतीय जनता पार्टी को डबल डिजिट पार करना पड़ेगा उनको नया अलायंस ढूंढने के लिए, तब वो सरकार बना पाएंगे। इस बार हालांकि अलग बात है कि वो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, 1 सीट ज़्यादा है उनका राष्ट्रीय जनता दल की तुलना में, लेकिन वो भी डबल डिजिट में 75 विधायक हैं उनके 243 सीटों वाली विधानसभा में। सबसे बड़े दल होने के बावजूद भी उन्होंने अलायंस किया है 43 सीटों वाली जनता दल यू के साथ, सरकार बनाई है। 122 का आंकड़ा पार किया उस गणना के हिसाब से, तब ये सरकार चल रही है मोटे तौर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी का हल ये तब होगा जब वो 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके बाद जा कर के 100 से ऊपर विधायक उसके आएंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक बार 85 विधायक ला करके भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो एक संख्या है 122 का, 122 की संख्या के पास पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी 3 डिजिट में आए, तो बड़े आसानी सरकार बना लेंगे। नहीं तो बिहार की सूरत हाल में जो एनडीए की सरकार या महागठबंधन की सरकार कहलाती है, अलायंस की सरकार कहलाती है, उसमें कोई भी अपने मुतल्लिक अपने मन का कर नहीं पाता। यही एक वजह है कि नीतीश कुमार सबके लिए अपरिहार्य बने हुए हैं। ज़्यादा सीट ला करके भी, कम सीट ला करके भी पिछले 20 साल से अक्षुण्ण रूप से 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। जब चाहते हैं जहाँ चले जाते हैं। यही एक सुविधा है। 122 का आंकड़ा बड़ा मुकम्मल आंकड़ा है। कहते हैं अभी अलायंस पे बात होनी बाकी है एनडीए के अंदर भी, जिसमें जेडीयू हमेशा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में बड़ा भाई है और 1 सीट ज़्यादा मांगता है। तो उस सूरत हाल में क्या भारतीय जनता पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ पाएगी? 243 में क्या ये संभव है कि 100 सीटें दोनों पार्टी लड़ लें? 200 सीटें बाकी 43 सीटों के अंदर में जो हम पार्टी है, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी, जीतन बाजी की पार्टी हम है, उनको सीटें देनी है। इसके अलावा चिराग पासवान को सीटें देनी है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीटें देनी है। ये 43 सीटों में बाकी 3 सीटों के बीच बंटवारा होना। कहते हैं रह करके मुकेश सहनी जो हैं विकासशील इंसान पार्टी के, वो भी उनकी ओर से बार बार संकेत आ रहा है कि अगर मौका लगा, अगर उनको महागठबंधन के अंदर ठीक से पोजीशनिंग नहीं मिली, खास करके उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तेजस्वी यादव ने उनका उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको घोषित नहीं किया, तो अपने हिसाब से वो लड़ेंगे, जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक वो महागठबंधन के अंदर ही हैं। बिहार में इंडी गठबंधन को महागठबंधन कहते हैं, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का ये रंग दिखने वाला हाल के दिनों में कि वो आगे बड़े भाई की भूमिका में रह पाते हैं या नहीं महागठबंधन, क्योंकि 17 तारीख को, आने वाले 17 तारीख को राहुल गांधी ने बिहार की पदयात्रा करना का प्रपोज कर रखा है। अगर ये मुकम्मल होता है तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं, उनके पीछे पीछे तेजस्वी यादव को चलना पड़ेगा और बिहार में एक बार ये साबित हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर, तो वहाँ भी एक सीटों का उस हिसाब से बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ेगी। जैसे ही कांग्रेस वहाँ मजबूत होगी तो उसके बीच में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी असहज होंगे और तब उनके लिए रास्ता खुलेगा एनडीए की तरफ आने का। ये चीज़ें चल रही हैं। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में पूरा हो जाना। वैसे भी अगस्त भर का ही महीना है, इसका सितंबर अक्टूबर तो बिहार पूरी तरह से चुनावी परवान पर चढ़ जाएगा और बाकी दल की ओर से भी ताश के पत्ते बिखेरे जाएंगे, निकाल बिसात पूरी तरह से बीत जाएगा। अभी फिलहाल मैदान में जो पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं वो प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। उनका पीला चेहरा, पीताम्बर रंग, उनका झंडा, उनके गले का गमछा पीला पीला, सब चारों ओर बिहार में दिख रहा है, हर कोने में दिख रहा है। उनका बिहार बदलाव का अभियान रंग चढ़ता इसलिए दिख रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अभी बाकी पार्टियों ने, अगर बाकी पार्टियों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जगी नहीं है, खड़ी नहीं हुई है। जनता दल यू भी देख रही है। जनता दल यू जिस ढंग से बचाने के लिए दिलीप जायसवाल को, सम्राट चौधरी को सामने नहीं आ रही है, भ्रष्टाचार के मामले में मंगल पांडे को बचाने नहीं आ रही, तो इससे दिख रहा है कि एनडीए के अंदर भी सब कुछ मुकम्मल नहीं है। क्योंकि एनडीए के अंदर जनता दल यू का ब्रांड भी, खास करके नीतीश कुमार का ब्रांड वही ब्रांड है, सुचितापूर्ण राजनीति का, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का। लगातार वो कोशिश करते हैं। बड़े सीमित संसाधनों में जीते नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि इनफैक्ट 20 सालों के शासन के बाद भी पार्लियामेंट में दिया गया बयान है निशिकांत दुबे का कि जनता दल यू को चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी से पैसे की मदद की जरूरत पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे कितनी सुचितापूर्ण व्यक्ति हैं। जो 20 साल तक मुख्यमंत्री हुआ, वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने का चंदा तक इकट्ठा न कर पाया। तो आप समझ सकते कितना संभल के नीतीश कुमार की पूरी राजनीति है। तो इस लिहाज से अभी बहुत कुछ पकना बाकी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत किशोर नैरेटिव मास्टर चारों तरफ बिहार में छाए हुए हैं। क्या उनके आगोश में
मुकेश साहनी आएंगे या नहीं आएंगे ये बात अलग है, लेकिन मुकेश साहनी का क्योंकि अभी तय होना बाकी है कि वो फिलहाल हैं किधर। अब ये महागठबंधन में दिख रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को आएंगे, ये मुमकिन है भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज देगी। ये सब ऑफ रिकॉर्ड है, अब तक बातें नहीं हो रही, लेकिन जो रोपिन का क्रम चल रहा है, क्योंकि मुकेश साहनी एक ऐसे व्यक्ति है जिनका एक बेसिक आधार है, जातिगत आधार, मोटा आधार है, जिनके पास पैसा है, धन है और समर्थकों का बल है। इसके आधार मुकेश साहनी क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कहाँ जाते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण है। और फिलहाल अभी जो दिख रहा है बिहार में, सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, एक बेहतर रणनीतिकार के तौर पर, एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर, एक नैरेटिव कर्ता के तौर पर। अगली मुलाकात में अगली बात। नमस्कार, धन्यवाद।